नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि भारत की फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने FWD-200B बॉम्बर का दावा किया था, लेकिन अब ये कंपनी इसके विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल ट्रायल करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि जब उन्होंने अपने FWD-200B को लॉन्च किया था तो उन्हें कई तरीके की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस कंपनी ने इसके परीक्षणों की घोषणा कर दी है और ये भारत का स्वदेशी रूप से विकसित बॉम्बर UAV होने वाला है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उड़ान परीक्षण जून में निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा इसे सर्टिफाइड किया जाएगा। अब ये कंपनी दोस्तों उन आलोचकों का मुंह भी बंद करने वाली है जिन्होंने उन पर सवाल उठाए थे। हालांकि कंपनी ने अभी इसके मॉकअप के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस UAV का जो लुक है वो एक ऑड लुक है, यानी कि पुराना है। इसमें हार्ड पॉइंट्स या फिर इंटरनल वेपन बे नहीं होगा, लेकिन कंपनी ने आगे क्या सोचा है ये तो तय समय बताएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने ओमान रॉयल एयरफोर्स को अपने एंटी ड्रोन सिस्टम का लाइव डेमो दिखाया। इसके अलावा उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने मैन पोर्टेबल वज्र प्रहारी प्रणाली का भी एक सफल लाइव डेमोस्ट्रेशन किया। आपको बता दें कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन का वज्र सेंटिनेंटल सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन के खतरों को कम कर सकता है और अभी हाल ही में इस कंपनी को भारतीय वायुसेना और सेना से करीबन 200 करोड़ से अधिक का ऑर्डर भी मिला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। श्रृंगेला डायलॉग के दौरान अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ वो अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम भारत में आर्मर्ड व्हीकल्स का सह उत्पादन यानी कि को डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनका इशारा स्ट्राइकर वाहन की तरफ है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं और अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम चल चुका होगा अभी तक कि चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट को सिक्किम के काफ़ी करीब डिप्लॉय किया है। दरअसल चाइना के इस कदम से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहां पर बढ़ चुकी है। चाइना इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है और भारत की सैन्य तैयारियों का परीक्षण करना चाहता है। इसीलिए चाइना की ये तैयारी देखी जा सकती है। सिक्किम, जो कि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है, चीन के साथ ये एक संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बॉर्डर को साझा करता है और अक्सर इस क्षेत्र में भारत और चीन का तनाव देखा गया है। दरअसल चाइना ने जानबूझकर यहां पर अपने स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं, जिसका उद्देश्य अपने दावों को सुरक्षित करना और क्षेत्र में अपनी एयर सिक्योरिटी को बढ़ाना है। चाइना जानता है कि भारत ने भी इस क्षेत्र में राफेल फाइटर जेट तैनात करके रखे हुए हैं, यानी कि ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है चाइना के, वो सीधे तौर पर भारतीय वायु रक्षा यानी कि एयर डिफेंस क्षमताओं के लिए चुनौती है। इसके अलावा ये सब चाइना ऐसे समय पर कर रहा है जब भारत अपनी एयरफोर्स को और ज़्यादा आधुनिक बना रहा है। चाइना का मानना है कि भारत का जो मौजूदा हवाई बेड़ा है वो उनके स्टेल्थ फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत भी स्टेल्थ विमानों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रहा है। दरअसल बात साफ हो जाती है कि चाइना माइंड गेम खेल रहा है, अपना दबदबा बना रहा है। ऐसे में अब भारत को अपने MRFA, प्रोजेक्ट 75I और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत को भी चाइना के इस डिप्लॉयमेंट से एक बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय वायुसेना और भारत की खुफिया एजेंसियां इन विमानों और उनकी उड़ान विशेषताओं के बारे में जो टेक्नोलॉजी है उसे आसानी से जुटा सकती है, ताकि इस फाइटर जेट की मजबूती और कमजोरी दोनों का पता चल सके और इन सब जानकारियों का इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में भारत के फायदे के लिए किया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन पर काफ़ी इतराता है और दुनिया भर में उसने इसकी पब्लिसिटी अच्छी तरीके से कर रखी है और उसको मालूम है कि ये ड्रोन उसका सबसे घातक भी है। लेकिन हाल ही में ये ड्रोन इथोपिया में या तो गिराया गया है या फिर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कारण अभी भी साफ नहीं है कि ये क्यों गिरा, लेकिन इस ड्रोन की कई कमजोरियां भी सामने आई हैं। दोस्तों, यूक्रेन ने इन ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल किया और रशिया को काफ़ी क्षति पहुंची इन ड्रोन्स के जरिए, लेकिन रशिया ने अपनी क्षमताओं को और मजबूत किया, जिससे कि TB2 ड्रोन की जो प्रभावशीलता थी यानी कि इफेक्टिवनेस थी वो काफ़ी हद तक सीमित हो चुकी है। खुद यूक्रेन के सेना के अधिकारी ने कहा कि 50 से ज़्यादा TB2 ड्रोन के शुरुआती फ्लीट से यानी कि बेड़े से सिर्फ मुट्ठी भर ही बच पाए हैं, यानी कि ये ड्रोन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे नतमस्तक हो जाता है। बात साफ होती है कि टर्की अपने इस
ड्रोन का काफ़ी प्रचार प्रसार करता है ताकि उसे इंटरनेशनली फ़ायदा मिले, उसके यूजर्स बढ़े। लेकिन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स इस ड्रोन की कमजोरियों को उजागर करते हैं। बात साफ होती है कि सभी ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है, चाहे वो MQ-9 ही क्यों ना हो। और आपने देखा भी होगा, हूती इसको लगातार टारगेट करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना आने वाले दशकों में अपने फाइटर जेट के बेड़ों को और सरल बनाने की योजना के लिए काम कर रही है और ये एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रयास भी है। और वर्तमान की मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स अलग अलग प्रकार के विमानों को ऑपरेट करती है, जिसमें MiG-21, मिराज 2000, जागवार, MiG-29, राफेल और Su-30 MKI हैं। हालांकि इस वजह से लॉजिस्टिक और जो प्रशिक्षण संबंधी चुनौतियां हैं वो सामने आती हैं। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य अगले 20 सालों के अंदर अपनी फ्लीट को केवल 5 फाइटर जेट तक सीमित करना है, जिसमें से MiG-21, मिराज 2000, जागवार और MiG-29 जैसे फाइटर जेटों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने के लिए तैयार है और इन विमानों के शामिल हो जाने से भारतीय वायुसेना के पास लगभग 50% स्वदेशी फाइटर जेट्स होंगे। इससे न केवल लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण सरल होगा, बल्कि फाइटर जेट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसके अलावा भारत AMCA पर भी काम कर रहा है, जो कि अभी विकास के अधीन है और 2040 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। और AMCA के शामिल होने से भारतीय वायुसेना में भारत निर्मित फाइटर जेट का जो प्रतिशत है वो लगभग 60% तक पहुंच जाएगा। भारत का फोकस तेजस और AMCA पर है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स राफेल और सुखोई 30 MKI पर भी निर्भर रहना जारी रखेगी, जो कि 2070 तक चालू रह सकते हैं। यानी कि 2070 से 2080 तक इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य 100% स्वदेशी फाइटर जेट प्राप्त करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्जेंटीना के साथ हेलीकॉप्टर सौदे पर बातचीत कर रहा है और आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना ने भारतीय तेजस फाइटर जेट की बजाय अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को चुनने का फैसला किया था। और 2022 में अर्जेंटीना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जुआन मार्टिन पुलियो भारत आए थे और उन्होंने बैंगलोर में HAL की फैसिलिटी का दौरा किया था। इस यात्रा में उन्होंने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों का प्रदर्शन देखा था और अर्जेंटीना के अधिकारियों ने इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरी। तेजस डील फेल होने के बाद HAL को उम्मीद है कि अर्जेंटीना अपनी सेना की जरूरतों के लिए प्रचंड और LUH दोनों को चुन सकता है और इसलिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है और 2024 के अंत तक ये सौदा पूरा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हैदराबाद स्थित प्रिसीजन इंजीनियरिंग फर्म आजाद इंजीनियरिंग ने DRDO के तहत भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है। इस सौदे के तहत आजाद को पूरी तरीके से असेंबल किए गए एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन के एंड टू एंड निर्माण, असेंबली और इंटीग्रेशन का काम सौंपा गया। ऐसे में दोस्तों ये इंजन उत्पादन में एक बड़ी छलांग भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि आजाद इंजीनियरिंग ने जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्मित F404 और F414 इंजनों की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए भी अपनी कमर कस ली है। ये इंजन न केवल हमारे LCA तेजस को पावर देता है, बल्कि ये यूरोप और अन्य जगहों पर उन देशों के द्वारा विकसित फाइटर जेट विमानों को भी पावर देता है। मैं आपको बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F414 इंजनों के लिए एक अच्छी तरीके से स्थापित ग्लोबल सप्लाई चेन संचालित करता है। इन इंजनों के लिए कंपोनेंट्स का आपूर्तिकर्ता बनकर आजाद इंजीनियरिंग इस नेटवर्क के भीतर अपनी एक रणनीतिक स्थिति हासिल कर सकती है। मतलब साफ है कि आजाद के द्वारा निर्मित कंपोनेंट्स को संभावित रूप से विभिन्न देशों और उनके स्वदेशी फाइटर जेट के लिए F404 या फिर F414 इंजनों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्वदेशी इंजन उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन पर इस कंपनी का शामिल होना भारत को एक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, उन्हें अडानी हार्बर सर्विसेज कंपनी ओशन स्पार्कल लिमिटेड से 3 70T बोलार्ड पुल SD टग बनाने का नया ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले इस कंपनी ने OSL के लिए 2 62T बोलार्ड पुल ASD टग बनाए थे, जिन्हें समय से पहले वितरित किया गया था। बता दें कि ये जो नए टग हैं वो 33 मीटर लंबे, 12.2 मीटर चौड़े होंगे। इनका ड्राफ्ट 4.2 मीटर का होगा। कंपनी के द्वारा साझा किए गए विवरणों के अनुसार इसमें 2 1838 किलोवाट के मुख्य इंजन, 2.7 मीटर
डायमीटर के थ्रस्टर, 150 किलोवाट के डीजल जनरेटर, टोइंग विच, एक डेक क्रेन और एक भारी यानी कि एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम होगा। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को कबूला है कि पीओके विदेशी धरती है और वहां हमारे कानून नहीं चलते हैं, और ये कबूलनामा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अवैध रूप से पीओके पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के न्यायमूर्ति कयानी ने बताया कि यदि पीओके विदेशी क्षेत्र है तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे घुसे। इसके अलावा उन्होंने लोगों के जबरन अपहरण की प्रथा जारी रखने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी फटकार लगाई। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।